अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है फ़ज़ील ज़िया और हमारे साथ हैं मोहम्मद काज़िम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक किताब जो इसराइल के हवाले से है और हम सबके सामने ही है पूरी सिचुएशन जो इसराइल का जो ऑनगोइंग एक जेनोसाइड 2 साल से चल रहा है और उससे पहले से कई अरसे से जो है 19 48 से ऑनवर्ड्स ये हम देखते हैं कि एक अपार्थाइड वाला एक पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है इसराइल के अंदर जो कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है। तो उसके हवाले से हम आज बात करेंगे काज़िम से और इस किताब का नाम है व्हाई इसराइल द एनाटमी ऑफ ज़ायनिस्ट अपार्थाइड अ साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। तो काज़िम, आप मुझे बताएँगे कि ये अपार्थाइड होता क्या है बेसिकली? हुँ। अच्छा, अपार्टहाइड जो है वो नस्ली इम्तियाज़ी शुरू किया था, ख़ुसूसन ये साउथ अफ्रीका के लिए निकला है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे ना, काले भी हैं और गोरे भी हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका में क्योंकि अपार्टहाइड के लिए जो है वो 27 साल नेल्सन मंडेला ने जंग लड़ी है और 27 साल वो जेल में रहे हैं इसी वजह से। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है वो पहले ये हुआ करता था कि जो है ख़ुसूसन आप फ़िल्मों में देखते हैं कि जब काला पैदा होता है ना, तो उसका हॉस्पिटल अलग, काला जिस एम्बुलेंस में जाता है वो एम्बुलेंस अलग, काला जो है वो जिस गिलास में पानी पीता है वो पानी अलग हो। काला जो है वो जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल अलग, काला जिस इलाके में रहता है वो इलाका अलग, काला जिस जगह मरता है वो कब्रिस्तान सेमेट्री में सिमेट्री अलग। तो कालों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, लेकिन गोरे काले के शहर में रह रहे हैं, उनके मुल्क में रह रहे हैं और वो अलग है, वो अलग है। उनको हुकूक ही नहीं दिया जाता है। उनको हत्ता कि इतना ज़्यादा नस्ली इम्तियाज़ी सलूक किया जाता था कि वहाँ पे जो है वो पैंट पहनने की भी इजाज़त नहीं है। तो अच्छा, ये अपार्टहाइड स्टेट जो है, हम इस किताब के हवाले से, जो किताब वैसे तो बहुत भारी है, सुरैया दादू और फिरोज़ उस्मान ने ये किताब लिखी है, द एनाटॉमी ऑफ द ज़ायनिज़्म अपार्टहाइड। तो हम जो है इसराइल को जो है अपार्टहाइड क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। इसराइल में जो है वो यहूदी रहते हैं। अब यहूदी जो है वो कोई भी हो सकता है। यहूदी जो है वो गोरा भी हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें यूरोप, क्योंकि ज़्यादातर माइग्रेट करके यूरोप से ही तो आए। यहूदी वो भी हो सकता है, अफ्रीकन भी हो सकता है। तो वहाँ पे इसराइल को आबाद करने के लिए जो है वो इथियोपियन जूस को बसाया गया। अच्छा, जब इथियोपियंस में तो जूस है ना, जूस भाई-भाई, मुसलमान भाई-भाई, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, इसराइल में ऐसा नहीं है। हत्ता कि 2006 में आपको पता है, ये जो 2006 में वहाँ पे एहतजाज हुआ है इथियोपियन जूस की तरफ से। वहाँ पे हॉस्पिटल में अगर एक इथियोपियन जूस, काला यहूदी अगर खून डोनेट करता था, उसका खून ज़ाया कर दिया जाता था। उनके बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ दी जाती थी कि इनसे नशो-नुमा ना हो, और उनकी औरतों को ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते थे जिससे वो बाँझ हो जाए। तो 2006 के अंदर, 1996 से उससे पहले भी चला था, 2006 में एहतजाज हुआ है क्या इसराइल के अंदर, जो पूरी दुनिया में कहता है कि हमारे ज़्यादा जो है पूरे अरब ममालिक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो हम ही तो हैं। और पूरे अरब ममालिक में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, सिर्फ़ हमारे पास ही तो डेमोक्रेसी है, हम ही इतने अच्छे लोग हैं। और वो ये कहते हैं कि ना, फ़लस्तीन को भी अब इसराइल का हिस्सा बन जाना चाहिए, ताकि हम जो है फ़लस्तीन को आबाद कर सकें, फ़लस्तीन को तरक्की पज़ीर ममालिक में बना सकें और फ़लस्तीन को इसराइल का हिस्सा बना सकें। तो ये जो उनकी जो रिजीम है ना, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर आपको पता है कि इसराइल के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न का कानून है। दुनिया में यहूदी अगर किसी भी ममालिक में भी रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में भी रहता हो ना, तो इसराइल जा सकता है, अपनी शरीयत हासिल कर सकता है। लेकिन जिन फ़लस्तीनियों को आपने फ़लस्तीन से निकाला और वहाँ पे इसराइल बनाया, उनकी औलाद अगर दोबारा फ़लस्तीन आना चाहे तो वो नहीं आ सकता है। यानी कि कानून, फ़लस्तीनियों के लिए कानून अलग है, और यहूदी चाहे वो पूरी दुनिया में किसी ममालिक में रहता हो, हिंदुस्तान में भी रहता हो, उसके लिए कानून अलग है। अच्छा, ये क्यों? असली इम्तियाज़ ये तो है ये। अच्छा, यकीनन। अच्छा, अब मैं आपको इस किताब के अंदर से एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर इसराइल के अंदर कोई मैन स्लॉटर हो जाता है, यानी कत्ल बेख़ता हो जाता है, तो अगर एक इसराइली ये कत्ल कर देता है गलती से और एक जो है वो फ़लस्तीनी कर लेता है, तो आपको पता है उस इसराइली को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको जेल में रखा जाता है और उसको वकील मिलता है। लेकिन जब फ़लस्तीनी अगर ये काम कर लेता है ना, तो फ़लस्तीनी को 1 हफ़्ते तक कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाता और उसको एक मिलिट्री जेल में रखा जाता है और मिलिट्री कोर्ट में उसका केस चलाया जाता है। यानी कि उसको हुकूक दिए नहीं जाते, और उसको लॉयर तो नामुमकिन है कि कोई लॉयर मिल जाए जो उसकी तरफ से केस लड़ेगा। यार, मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने जो है किसी को जानबूझ के नहीं मारा, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, दुनिया में रहते हैं, अल्लाह सबको बचाए इससे। तो ये बताने के ये जो इसराइल है वो ये हरकतें कर रहा है। तो पूरी दुनिया में जो इसराइल अपने
पेश करने की कोशिश करता है कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना डेमोक्रेटिक हूँ। तो वो वहाँ पे इथोपियन यहूदियों के साथ ये इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। इस वजह से जो है वो इसको हम अपार्थाइड स्टेट कहते हैं। ज़बरदस्त, आपने बहुत अहम नुकात उठाए और यकीनन क्योंकि इस वक़्त हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल डिस्कोर्स चल रहा है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ और ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है और वहाँ से ये कहा जाता है कि नहीं जी, हम तो एक मिडल ईस्ट की वाहिद जमहूरियत है, हम तो बहुत ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के साथ चलते हैं। लेकिन इस किताब ने यकीनन इस मिथ को शैटर किया है और उसके हवाले से कुछ ग्लिम्पसेस हमने मोहम्मद काज़िम से डिस्कस भी कर ली हैं। वैसे आप इस हवाले से कोई और भी किताब पढ़ रहे हैं? मैं आपके पास ये सामने देख रहा हूँ द मेकिंग ऑफ इज़राइल्स आर्मी। हाँ, यार ये जो है बड़ी अच्छी किताब जो है पुरानी किताबों के बाज़ार से मेरे हाथ में लगी। वो ओरिजिनल किताब है, 1970 में शाया हुई थी। फिर आजकल ये मार्केट में नहीं मिलती, द मेकिंग ऑफ द इसराइल आर्मी। तो इसराइल आर्मी का वजूद कब आया? आपको पता है इसराइल के पास जो आर्मी है वो असल में आर्मी वो ज्यूज़ आर्मी, यहूदी आर्मी है। और वो इसराइल के वजूद यानी 1948 से पहले से जो हगाना करके जो एक आर्मी थी, वो पहले से वजूद में आ चुकी थी और सल्तनत उस्मानिया के दौर में आ चुकी थी। और उन्होंने कहा था कि ये सल्तनत उस्मानिया ये हमें जो है ना अरबों पर डिपेंडेंट नहीं रहना, अरब हमारा इस्तेसाल करते रहेंगे। तो उन्होंने कई 100 साल पहले प्लानिंग करके अपनी आर्मी बना ली थी। जब इसराइल इस दुनिया पे इसराइल का जो नापाक जो है वो इस दुनिया पे जब ज़ाहिर हुआ 1948 के अंदर, जब उन्होंने जो है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जो ऐलान हुआ कि भई अब इसराइल एक अलग रियासत है और फ़लस्तीन एक अलग रियासत है। तो आपको पता है 6 अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ जंग कर दी। एक नौमौलूद रियासत, उसके 6 अरब ममालिक, इसमें सीरिया, इसमें लेबनान, इसमें इराक, इसमें इजिप्ट और 6 ममालिक जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन जिसे हम जॉर्डन कहते हैं, उन ममालिक ने इसराइल के ऊपर जंग कर दिया। आपको पता है ये हगाना जो है वो जो एक जो है वो एक वहाँ की उनकी आर्मी थी, जो कि वो जो है वो एक पॉलिटिकल एक ज़ायनिस्ट आर्मी थी, जो कि यहूदी आर्मी, ज्यूज़ आर्मी यानी कि यहूदियों के दिफ़ा के लिए, यहूदी की यहूद और यहूदी मकासद और यहूदी कौम और जो सेटलर्स आ रहे थे जिनको आबाद किया जा रहा था, उनकी अरब जो है वो क्योंकि बार-बार आ रहे थे, हमला कर रहे थे, क्योंकि उनकी सरज़मीन थी, तो उनको बचाने के लिए, उनकी हिफाज़त के लिए ये जो आर्मी बनाई गई थी। उन्होंने 6 दिन के अंदर तमाम अरब रियासत को पीछे ढकेल दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक चीज़ है जो मुसलमानों के पास नहीं है, वो है प्लानिंग। प्लानिंग। ये लोग प्लानिंग करते हैं और अभी भी क्या है, अरब अरब ममालिक की, यहाँ तक कि मुसलमान ममालिक की हिम्मत ही नहीं है, सिर्फ़ वो एहतजाज कर सकते हैं, सिर्फ़ वो बायकॉट कर सकते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा प्लानिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो प्लानिंग कर रहे हैं। और अब आप देख लें इसराइल की आर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, ठीक है, उसमें इश्यूज़ हैं, ठीक है, ईरान के बम वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन प्लानिंग तो कर रहे हैं ना वो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर तो बना रहे हैं। उनकी जो है वो जहाज़ है, ईरान के पास तो जहाज़ की टेक्नोलॉजी एयर टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, फ़लस्तीन के पास तो है। और वो कितना ज़्यादा वो वहाँ से प्लेन निकले अमेरिका से और ईरान में जो है वो चल गए। यहाँ पे एक चीज़ जो वाक़ई में हमारा जो फुक़दान है, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि फ़लस्ती ए ए ए जो इसराइल की आर्मी बहुत बेहतरीन है, ये हमें मानना पड़ेगा। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म 100 साल की 30 साल 100 साल की 200 साल की प्लानिंग करते ही नहीं। इन्होंने प्लानिंग की है, इन्होंने काम किया है। ये काम हम लोग नहीं करते। और यकीनन इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि उनकी कोई तो वजह है कि वो इस वक़्त बहरहाल इतना ज़ुल्म करने के बावजूद एक अपने अपना एक बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर फिर भी मतलब चल रहे हैं और बहरहाल अ, अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है, अपनी कंट्री को बरकरार करके रखा हुआ है। और इन चीज़ों से हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हमें कितनी हमारे एज़ अ मुस्लिम नेशन कहाँ-कहाँ पे हम जैसे आपने बताया शॉर्ट साइटेडनेस है और उसको हमें दूरअंदेशी की तरफ लेके जाना होगा, हमें प्लानिंग करनी होगी। और यकीनन लेकिन इसमें एक एलिमेंट मुझे लगता है इसका भी है कि वेस्टर्न पावर्स की सपोर्ट भी इसराइल के लिए थी और उसको इन्होंने अपने फ़ेवर में बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। क्या सवाल ये है कि क्या वेस्टर्न पावर हमारे पास नहीं है? अमेरिका की सपोर्ट हमारे पास नहीं है? क्या फ्रांस की सपोर्ट हमारे पास नहीं है? क्या अरबों के पास पैसा नहीं है? पैसों से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। हुँ। सब कुछ है हमारे पास, हम बस क्या है प्लानिंग का प्लानिंग फुकदान है। का वो फ़ोकस है। प्लानिंग कर रहे हैं कि हुँ। अगर फ़र्ज़ करें अगर फ़र्ज़ करें उनके पास इतनी प्लानिंग है कि अगर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब भी अगर इसराइल पे गिर जाए ना, तो वो उसको भी रोक देंगे। उसकी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे बचा जाए। और हम बोलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, हम सब खत्म हो ये जाएँगे। ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा मेरा ख़्याल है कि इसमें एक ही बहरहाल बात भी है कि हॉलोकॉस्ट का उन्होंने इतना बुरा टाइम गुज़ारा है कि अब उनको पता है कि दे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसलिए हॉलोकॉस्ट के बाद से उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पूरा रिज़िलिएंट समझाने बना। की कोशिश की, बिल्कुल। सही है। थैंक यू काज़िम आपके वैल्यूएबल रिव्यू के लिए और लोगों आप लोग प्लीज़ ये
लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को, और इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी देखते रहने के लिए इंशाल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।